अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में जो मेन टॉपिक है वो आपके पास रेशो का है स्टूडेंट। तो जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों को रेशो को डिफाइन किया था और रेशो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर रेशो लेनी हो। लेट्स सपोज अगर फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास है ए और सेकंड क्वांटिटी आपके पास बी है, आपने ए रेशो बी लेना हो तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए रेशो बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फ्रैक्शनल फॉर्म में ए डिवाइडेड बाय बी के इक्वल होता है। तो इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया था। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज के लेक्चर्स में। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर इन द रेशो 2:7। दो चीजें हैं स्टूडेंट, एक आपके पास बोट है यानी कश्ती है, दूसरी एक कार है। जो बोट और जो कार है उन दोनों की मैक्सिमम स्पीड के दरमियान जो रेशो है वो 2:7 है। इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, आपसे कह रहा है कि अगर जो बोट है उसकी मैक्सिमम स्पीड यानी सबसे ज्यादा स्पीड उसकी 30 किलोमीटर पर आवर हो, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, क्या होगी ये फाइंड करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार और बोट है उनके दरमियान जो रेशो है मैक्सिमम स्पीड की वो क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास गिवन है कि जो बोट और कार के मैक्सिमम स्पीड के दरमियान रेशो है वो 2:7 है। तो इट मींस कि बोट रेशो कार करता हूं, स्पीड ऑफ बोट रेशो स्पीड ऑफ कार होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट रेशो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार किसके इक्वल है? 2:7 के इक्वल है। अब जिस तरीके से हम a रेशो b को a डिवाइडेड बाय b लिखते हैं तो सेम इसी से इस रेशो की डेफिनेशन के मुताबिक बोट रेशो कार को हम लोग बोट डिवाइडेड बाय कार लिख सकते हैं और ये इक्वल है 2:7 को। तो 2:7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। यानी मैक्सिमम मींस कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है बोट की, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट जो गिवन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, यानी जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार है वो आपने फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास जो बोट और कार की मैक्सिमम स्पीड के दरमियान जो रेशो है वो गिवन है, यानी वो किसके इक्वल है? 2:7 है। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार किसके इक्वल है? 2/7 के इक्वल है। तो हम इस फार्मूले में बोट की स्पीड हमें गिवन है उसको पुट करेंगे और कार की स्पीड क्या करेंगे? फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्पीड ऑफ बोट है वो क्या है? 30 किलोमीटर है। तो हम इस फार्मूले के अंदर बोट की जगह क्या रखेंगे? 30 रखेंगे डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा? 2/7 के इक्वल होगा। अब यहां से स्टूडेंट जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार है वो सेकंड साइड पे आके 2/7 से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। और 2/7 को इक्वेशन की राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 7 उधर जाके यानी लेफ्ट साइड पे जाके 30 से मल्टीप्लाई होगा और 2 क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार रह जाएगी राइट हैंड साइड पे।
हमारे पास C यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार रह जाएगी, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। इसको जस्ट मैं कार लिख रहा हूं स्टूडेंट, इसका मतलब है मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 15 30 होता है, 7 5 45, 1 कैरी गया, 7 1 7 प्लस 4 कैरी गया, 7 1 7 प्लस 4 क्या होगा 115 होगा। तो इट मींस कि जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार है वो आपके पास किसके इक्वल आएगी 115 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आएगी। तो इस तरीके से हम जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार है उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, My Fortuner of rupees 81,000 is to be divided in the ratio 4:3:2. How much does each person receive? यहाँ पे स्टूडेंट अमाउंट आपके पास है 81,000 रुपीज है। ये अमाउंट आपने डिवाइड करनी है 3 पर्सन्स में, और उन तीनों पर्सन्स में जो रेशो है जिस रेशो से डिवाइड करनी है वो है 4:3:2 है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, यानी हर बंदे को कितनी रकम मिलेगी, तो ये आपने बताना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट जिन पर्सन्स में आपने इस 81,000 रुपीज को डिवाइड करना है उनको हम ए बी सी कह देते हैं। तो ये जो A रेशो B रेशो C है, लेट्स सपोज इसको हम क्या कहते हैं 4:3:2 कहते हैं। यानी जो 4:3:2 है क्वेश्चंस में, इसमें इसको हम लोग A रेशो B रेशो C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर पर्सन A को 4 रुपीज मिलेंगे तो उसके मुकाबले में पर्सन B को 3 रुपीज मिलेंगी, और जो पर्सन सी है उसको क्या मिलेंगे 2 रुपीज मिलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो 81,000 है इसमें पर्सन ए को कितने रुपए मिलेंगे, पर्सन बी को कितने रुपीज मिलेंगे और पर्सन सी को कितने रुपीज मिलेंगे। तो ये जो रेशो आपके पास गिवन है स्टूडेंट, ये 3 क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है। जो हम रेशो मैंने इससे पहले जो बताई थी उसमें हम 2 क्वांटिटीज के दरमियान रेशो को लिखते थे, A डिवाइडेड बाई B लिखते थे। इसी तरीके से आप 3 क्वांटिटीज के दरमियान भी रेशो लेंगे तो वो A रेशो B रेशो C होगी। अगर 4 क्वांटिटीज में रेशो लेंगे तो वो A रेशो B रेशो C रेशो D हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ आप रेशोज जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो इंक्रीज करते जा सकते हैं और उनके दरमियान रेशो ले सकते हैं। अब हमने इस 81,000 रुपीज में A का शेयर फाइंड करना है, B का शेयर फाइंड करना है और C का शेयर फाइंड करना है। ये कैसे करना है जरा इसको गौर से देखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, A का शेयर और A B C का शेयर फाइंड करने के लिए इन तीनों पर्संस के दरमियान जो रेशो गिवन है 4:3:2, इसका इन रेशोज का सम लेते हैं, यानी सम ऑफ रेशोज हम फाइंड करेंगे कि सम ऑफ रेशो क्या है ये देखेंगे। तो आपके पास मींस के A प्लस B प्लस C फाइंड करना है। तो A की रेशो आपके पास 4 आ रही है, तो 4 प्लस B की रेशो आपके पास 3 है, तो ये 3 प्लस C की रेशो आपके पास 2 है। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 9 के इक्वल आता है। अब हम शेयर ऑफ A फाइंड करते हैं, यानी एक पर्सन A को कितने रुपीस मिलेंगे, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम, यहां पर आपने ये देखना है। शेयर ऑफ A फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि A की रेशो क्या है। तो A की रेशो आपके पास 4 है, तो हम 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या आ रही है 9, और जिस अमाउंट को डिवाइड करना है तीनों में, यानी जो टोटल अमाउंट है वो क्या है 81,000। तो हम इसको 4/9 को 81,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 9 81 आता है, तो ये 4 zeros एज इट इज आ जाएंगे। तो अब शेयर ऑफ A आपके पास इक्वल आएगा
4 को आपने 9000 से मल्टीप्लाई करना है तो 400 इसी तरीके से आएंगे। 4 9 36 होता है। तो इट मीन्स के इस अमाउंट में 81,000 रुपीज में जो ए का शेयर होगा वो कितना होगा, 36,000 रुपीज होंगे। अब इसी तरीके से शेयर ऑफ बी हम फाइंड करना चाहें तो हम देखेंगे कि बी की रेशो क्या है। तो बी की रेशो आपको नजर आ रहा है 3 है, और जो सम ऑफ रेशो हमने फाइंड की थी वो क्या है, वो 9 है। तो 3 डिवाइडेड बाय 9 को हम 81,000 रुपीज के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 9 81 और 40 एज इट इज आएंगे। अब इस 3 को 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इट इज आएंगे। 3 9 क्या होता है, 27। तो इट मींस कि जो बी का शेयर होगा 81,000 रुपीज में वो 27,000 रुपीज होंगे। इसी तरीके से शेयर ऑफ बी फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ सी के लिए हम देखेंगे कि सी की रेशो क्या है। तो सी की रेशो 2 है और सम ऑफ रेशो 9 है। तो 2/9 को आपने मल्टीप्लाई करना है 81,000 से, तो ये आपके पास 9,000 आएगा कटिंग होके। और ये 2 को अगर आप लोग 9,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 9 क्या होता है, 18 होता है। तो इट मींस के 18,000 रुपीज किसके शेयर होंगे, सी के शेयर होंगे। अब अगर इन तीनों शेयर्स को यानी ए के शेयर को, बी के शेयर को, सी के शेयर को आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास 81,000 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि आया आपने सही किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से हम ए बी सी जो 3 पर्संस है उनका शेयर फाइंड करते हैं इन द अमाउंट 81,000 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 120 टू रुपीज 150 पर लीटर, फाइंड द रेशो इन विच द प्राइस इंक्रीज। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट, अगर जो पेट्रोल की प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है 120 रुपीज से 150 रुपीज तक पर लीटर। पर लीटर कहते हैं 1 लीटर को, यानी 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 120 से इंक्रीज होके कितने हो जाती है, 150 रुपीज हो जाती है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशो इन विच द प्राइस इंक्रीज। आपने वो रेशो फाइंड करनी है जिसमें प्राइस इंक्रीज कर रही हो। तो जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज जो इनिशियल प्राइस थी उसको मैं ए कह देता हूं, यानी ए इज 120 रुपीज, और जो इंक्रीज करके जो प्राइस आ रही है उसको हम बी कह देते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे बी किसके इक्वल है, 150 रुपीज के इक्वल है। तो आपने इन दोनों प्राइस के दरमियान रेशो फाइंड करनी है, यानी ए रेशो बी फाइंड करना है। तो ए आपके पास 120 है, बी आपके पास किसके इक्वल है, 150 के इक्वल है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो रेशो होती है उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी दोनों एलिमेंट्स में ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर है, ये 0 0 से कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, 12 रेशो 15 रह जाएगा। अब 12 और 15 में 3 कॉमन है तो 3 से हम कटिंग करेंगे तो 3 4 12 और 3 5 क्या होता है, 15 होता है। तो इट मींस के ए रेशो बी किसके इक्वल आएगा, 4 रेशो 5 के इक्वल आएगा। यानी जो प्राइस इंक्रीज कर रही है पेट्रोल की वो इस रेशो के साथ, यानी हमारे पास ए रेशो बी किसके इक्वल आ गई, 4 रेशो 5 के इक्वल आ गई। इस तरीके से हम जो प्राइस में इंक्रीज हो रही है उसकी रेशो फाइंड करें। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ सेल द प्राइस ऑफ ऑल स्टेशनरी आर्टिकल्स, the price of all stationery article were reduced in the ratio 4:5. Find the sale price of part 1 है इसका, a pen whose original price is 250 rupees, और पार्ट बी है a pencil box whose original price is rupees 150,
A clipboard whose original price is 375 है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास स्टेशनरी आर्टिकल्स की सेल लगी हुई है और उस सेल में जो प्राइस में रिड्यूस हो रही है वो इस रेशो के साथ रिड्यूस हो रही है, यानी 4:5 के हिसाब से जो आर्टिकल्स हैं उनकी प्राइस में रिडक्शन हो रही है, यानी कमी हो रही है। फाइंड द सेल प्राइस, आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है, यानी सबकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। और पार्ट ए में आपसे कहता है अ पेंसिल whose ओरिजिनल प्राइस इज 250 रुपीज, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपके पास गिवन है और आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। ओरिजिनल प्राइस गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में रेशियो क्या है। तो आपके पास जो रेशियो है सेल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में वो 4:5 है। 4:5 में 4 इज द सेल प्राइस एंड 5 इज द ओरिजिनल प्राइस, यानी अगर किसी आर्टिकल की ओरिजिनल प्राइस 5 रुपीज होगी तो फिर उसकी सेल प्राइस कितनी होगी, 4 रुपीज होगी। तो हम यहाँ पे सेल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को मैं ओपी से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ओरिजिनल प्राइस में जो गिवन रेशो है वो किसके इक्वल है, वो 4:5 के इक्वल है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें पता है कि रेशो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो सेल प्राइस रेशो ओरिजिनल प्राइस को सेल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस लिखते हैं और सेकंड साइड पे 4 डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं। किसको, 4:5 को। अब हम स्टूडेंट पार्ट ए करते हैं। तो जरा पार्ट ए में हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेन है और उस पेन की जो ओरिजिनल प्राइस गिवन है वो 250 रुपीज है, यानी ओरिजिनल प्राइस आपके पास 250 रुपीज है और आपने इस पेन की सेल प्राइस फाइंड करनी है। और हमें पता है कि सेल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस किसके इक्वल है, 4/5 के इक्वल है। तो इट मींस कि इस फार्मूले में हम सेल प्राइस को एज इट इज रखेंगे और ओरिजिनल प्राइस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 250। तो ये 250 आएगा इक्वल टू 4/5 है। तो यहां से सेल प्राइस आप पेन किसके इक्वल आएगी, 4/5 इंटू 250 आएगा। तो 4/5 को अगर 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5×5 = 25 और 450 क्या होता है, 4×5 = 20। तो इट मींस के जो पेन है उसकी सेल प्राइस कितनी होगी, पेन की सेल प्राइस 200 होगी। इसी तरीके से पार्ट बी में आपके पास कह रहा है कि अ पेंसिल बॉक्स whose ओरिजिनल प्राइस इज 150 रुपीज। आपने पेंसिल बॉक्स की सेल प्राइस फाइंड करनी है और ओरिजिनल प्राइस आपके पास गिवन है, ओरिजिनल प्राइस 150 रुपीज गिवन है। पार्ट बी के अंदर जो पेंसिल बॉक्स है आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस को एज इट इज रहने देंगे, ओरिजिनल प्राइस की जगह हम लोग 150 रुपीज पुट करेंगे। ये इक्वल आएगा किसके, 4/5 के। तो यहां से हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस जो 150 है वो सेकंड साइड पे जाके 4/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 150 को 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5×3 = 15, 4×3 = 12। तो इट मींस के जो सेल प्राइस होगी पेंसिल बॉक्स की वो कितनी होगी, ₹200 होगी। इसी तरीके से पार्ट सी में अ क्लिपबोर्ड whose ओरिजिनल प्राइस इज 375 रुपीज। तो आपने सेम इसी तरीके से जो क्लिपबोर्ड की सेल प्राइस है वो फाइंड करनी है, यानी ओरिजिनल प्राइस की जगह आपने 375 लिखना है और उसको सेकंड साइड पे जाके 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस आएगी किसकी, क्लिपबोर्ड की। अब क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, a picture measuring 8.5 centimeter by 5.5 centimeter is enlarged in the ratio 7:5. Find the dimensions of new picture। यानी जो आपने यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है
कि एक पिक्चर है उसकी जो लेंथ है वो 8.5 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज आपके सामने ये एक पिक्चर है और इसकी जो लेंथ है मैं इसको L से रिप्रेजेंट करता हूं। L कितनी है आपके पास 8.5 सेंटीमीटर है और जो पिक्चर है इसकी जो विड्थ है इसको लेट्स सपोज मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं और विड्थ कितनी है इस पिक्चर्स की 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस पिक्चर्स की लेंथ को क्या रखा 8.5 सेंटीमीटर रखा और इस पिक्चर्स की जो विड्थ है उसको हमने क्या रखा 5.5 सेंटीमीटर रखा। अब यहां पर आपसे कह रहा है कि इस पिक्चर को हमने इनलार्ज करना है, यानी इसकी विड्थ और लेंथ को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। इनलार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट के लेंथ और विड्थ को इंक्रीज करना है। किस रेशो से इंक्रीज करना है? इन द रेशो 7:5। इसका मतलब ये होता है लेट्स सपोज अगर उस सबसे पहले मैं लेट्स यहां पे सिर्फ लेंथ को सपोज करता हूं। अगर फर्ज करें कि इनिशियल लेंथ ऑफ पिक्चर 5 सेंटीमीटर है तो फिर हमने इसकी जो लेंथ है इसको कितना इंक्रीज करना है, इसको 7 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल लेंथ और जो न्यू लेंथ है उसमें आपके पास रेशो कितनी है 7:5 है। तो इट मींस के आप कह सकते हैं, पहले हम जरा इस पिक्चर्स की यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ न्यू पिक्चर्स। डायमेंशंस कहते हैं लेंथ और विड्थ को, यानी जो नई पिक्चर है उसकी लेंथ और विड्थ की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो पहले हम जो न्यू पिक्चर है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद उसकी विड्थ फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट में न्यू लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में जो रेशो गिवन है उसको जरा चेक करता हूं कि वो क्या है। न्यू लेंथ रेशो ओरिजिनल लेंथ, यानी शुरू में जो लेंथ थी वो उस दोनों में रेशो क्या है आपके पास, वो रेशो आपके पास है 7:5 है। इसका मतलब है कि अगर ओरिजिनल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो फिर जो न्यू लेंथ होगी आफ्टर इनलार्जिंग द पिक्चर दैट इज 7 सेंटीमीटर होगी। अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है कि जो ओरिजिनल लेंथ है पिक्चर की वो कितनी है 8.5 सेंटीमीटर है और आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है 8.5 सेंटीमीटर है पिक्चर्स की और आपसे कह रहा है कि जो न्यू लेंथ है यानी जो न्यू डायमेंशन है वो आपने फाइंड करनी है। तो हमने न्यू लेंथ को फाइंड करना है तो वो हमने क्वेश्चन मार्क करना होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ और न्यू लेंथ में क्या रेशो है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो इट मींस के ओरिजिनल लेंथ को मैं न्यू लेंथ को मैं NL से रिप्रेजेंट करता हूं और ओरिजिनल लेंथ को मैं OL से रिप्रेजेंट करता हूं और इन दोनों में जो रेशो है वो क्या है 7:5 है। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ रेशो न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ किसके इक्वल होगी 7/5 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमने फार्मूला बनाया बिटवीन ओरिजिनल लेंथ एंड न्यू लेंथ। अब हमें देखें स्टूडेंट जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास कितनी है 8.5 सेंटीमीटर है और हमने न्यू लेंथ फाइंड करनी है NL फाइंड करनी है। तो इट मींस के इस फार्मूले में हम न्यू लेंथ को एज इट इज रहने देंगे, ओरिजिनल लेंथ की जगह यानी OL की जगह 8.5 लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 7/5 के इक्वल आएगा। तो यहां से जो न्यू लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी 7/5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 होगा। कटिंग करेंगे 5 1 5 5 7 35 तो ये 1.7 आएगा। अब 7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 49 4 कैरी गया 7 1 7 प्लस 4 11 होगा। तो इट मींस के एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 9 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास जो न्यू लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी 11.9 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो इनलार्ज्ड पिक्चर है उसकी जो लेंथ होगी वो 11.9 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगी।
अब स्टूडेंट इसी तरीके से हमने जो विड्थ है इस पिक्चर्स की वो फाइंड करनी है, तो वही रेशो है विड्थ के न्यू लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू विड्थ लिखेंगे, और ओरिजिनल लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल विड्थ लिखेंगे। और दोनों में रेशो कितनी है, 7:5 है। आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ गिवन है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है वो क्या है, आपके पास 5.5 सेंटीमीटर है। तो ओरिजिनल विड्थ की जगह आप क्या लिखेंगे, 5.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आपने फाइंड करनी है जो न्यू विड्थ है वो फाइंड करनी है, तो उसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग न्यू विड्थ और ओरिजिनल विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं NW से, और ओरिजिनल विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं OW से। तो ये NW डिवाइडेड बाय OW किसके इक्वल आ जाएगा, 7/5 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल विड्थ यानी OW कितनी गिवन है, वो आपके पास 5.5 है, और आपने न्यू विड्थ फाइंड करनी है। तो न्यू विड्थ को हम एज इट इज रहने देते हैं, यानी NW को ओरिजिनल विड्थ की जगह हम 5.5 लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, 7/5 के इक्वल होगा। तो यहां से न्यू विड्थ आ जाएगी आपके पास, यानी 5.5 सेकंड साइड पे जाके 7/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 1 5 पॉइंट लगाएंगे तो ये 1.1 आएगा, तो ये 7 1 7.7 1 7। तो इट मींस कि जो न्यू विड्थ है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 7.7 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप न्यू डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। जो लेंथ है और विड्थ है इनको मिलाकर अगर हम कोई एक नाम दे दें तो उसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ द पिक्चर्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।